देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहते, वो सड़कों पर उतर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सत्ता, पैसा और बेखौफ रसूख, इन सब के बीच न्याय के लिए आम जनता की एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं मनु शर्मा केस की, जिसे दुनिया जेसिका लाल मर्डर केस के नाम से भी जानती है। चलिए, एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह इस केस की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात और उसके बाद के सालों में असल में हुआ क्या था। साल था 2006। एक सुबह देश भर के अखबारों के पहले पन्ने पर एक ऐसी हेडलाइन छपी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। हेडलाइन थी, किसी ने जेसिका लाल को नहीं मारा। जरा सोचिए, दर्जनों लोगों की मौजूदगी में एक सरेआम मर्डर होता है और कोर्ट कहती है कि सभी आरोपी बरी। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसने एक ऐसा खौफनाक सा सामने लाकर रख दिया जहां लगा कि अगर आपके पास पावर है तो आप किसी की जान लेकर भी खुलेआम घूम सकते हैं। ऐसा लगा जैसे इंसाफ ने ही दम तोड़ दिया हो। तो चलिए, उस खौफनाक रात की टाइमलाइन को समझते हैं। 29 अप्रैल 1999 की रात, दिल्ली का मशहूर टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट। वहां एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी और मॉडल जेसिका लाल वहां बारटेंडर का काम कर रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी वहां मनु शर्मा आता है और शराब मांगता है। जेसिका उसे बहुत साफ शब्दों में बताती हैं कि बार बंद हो चुका है। अब महज एक ना सुनने पर किसी का अहंकार इस कदर आहत हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। गुस्से में उसने अपनी पिस्तौल निकाली, पहली गोली छत की तरफ फायर की और दूसरी सीधे जेसिका लाल को। अगली सुबह पोस्टमार्टम ने मौत की पुष्टि कर दी। सिर्फ एक ग्लास शराब के लिए एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म कर दी गई। इस पूरी ट्रेजेडी को गहराई से समझने के लिए हमें इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। एक तरफ थी जेसिका लाल, एक इंडिपेंडेंट लड़की जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही थी, और दूसरी तरफ था मुख्य आरोपी मनु शर्मा। ये कोई आम इंसान नहीं था। इसके पिता हरियाणा के एक बहुत बड़े और कद्दावर राजनेता थे। इनके अलावा पार्टी की होस्ट बीना रमानी और चश्मेदीद गवाह शान मुंशी, जिन्होंने खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी, ये इस कहानी के बहुत अहम हिस्से थे। अब देखिए, यहीं से केस में एक बहुत भारी पॉलिटिकल साया मंडराना शुरू हो गया था, क्योंकि आरोपी का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। गोली चलाने के तुरंत बाद मनु शर्मा वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की जबरदस्त तलाशी और उसकी लावारिस गाड़ी मिलने के बाद फाइनली 6 मई 1999 को उसे चंडीगढ़ में सरेंडर करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत आईपीसी के सेक्शन 302 यानी मर्डर का चार्ज लगाया। अगर हम शुरुआती कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को देखें तो बीना रमानी जैसे गवाहों ने साफ साफ कहा था, मैंने उस व्यक्ति को देखा है, मैंने मनु शर्मा को देखा है। तो शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, गवाह मौजूद हैं, सजा मिल ही जाएगी। लेकिन असली माइंड गेम तो कोर्ट रूम में शुरू होने वाला था। अब यहां से केस में एक बहुत डार्क और लीगल ट्विस्ट आता है। एक ऐसा शब्द सामने आता है जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। हॉस्टाइल विटनेस, यानी मुकरने वाला गवाह। लॉ की भाषा में इसका मतलब है जब कोई गवाह अदालत में जाकर अपने ही उस बयान से पलट जाए जो उसने पहले पुलिस को दिया था। और इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, सत्ता का खौफ, धमकियां और पैसों की ताकत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जो गवाह कल तक सीना तान कर खड़े थे, वो एक एक करके खामोश होने लगे। और ये कोई इक्का दुक्का गवाह नहीं थे, ध्यान से सुनिए। पूरे 32 गवाह इस केस में मुकर गए। 32। शान मुंशी, जो जेसिका के बिल्कुल पास खड़े थे, जिन्होंने पुलिस को पहली बार सब कुछ बताया था, वो भी कोर्ट में अपनी ही बात से पलट गए। हद तो तब हो गई जब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी अपनी ही रिपोर्ट को लेकर गोलमोल बातें करने लगे। गवाहों ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हमने तो कुछ देखा है नहीं, या फिर जिसने गोली चलाई वो कोई और था। आप समझ रहे हैं, एक इतना मजबूत केस कैसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा था। अब कोर्टरूम के अंदर एक बहुत ही भयंकर कानूनी जंग चल रही थी। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि भाई पार्टी में 80 से ज्यादा लोग थे, शराब ना मिलना एक साफ मोटिव है। लेकिन डिफेंस यानी बचाव पक्ष ने बहुत ही चालाकी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कमियों का फायदा उठाया। उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या था? हत्या का हथियार यानी वो पिस्तौल, वो पुलिस को कभी मिली ही नहीं। डिफेंस ने एक्सपर्ट्स के बयानों को उलझाकर 2 हथियारों की थियरी पेश कर दी, और क्योंकि एक के बाद एक गवाह मुकर रहे थे, प्रोसिक्यूशन बिल्कुल लाचार और बेबस नजर आने लगा। और फिर वो दिन आया, 21 फरवरी 2006। ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सबूतों और चश्मदीदों की कमी का हवाला देते हुए अदालत ने मनु शर्मा समेत सभी 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। जजमेंट में साफ कहा गया कि पुलिस हत्या का हथियार नहीं ढूंढ पाई और गवाह मुकड़ गए, इसलिए क्राइम साबित नहीं होता। ये वो पल था जब लगा कि सब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि रसूख और पैसे ने अदालत के कटघरे में खड़े होकर सबके सामने सच का गला घोंट दिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इस फैसले के बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। देश ने इस रिहाई को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। एक जबरदस्त जन आंदोलन शुरू हो गया। तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें कई गवाहों ने हिडन कैमरे पे कबूल किया कि उन्हें गवाही बदलने के लिए पैसे दिए गए थे या डराया गया था। अचानक से जस्टिस फॉर जेसिका नाम का एक बहुत बड़ा SMS और ईमेल कैंपेन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च निकाले गए, और इन सब के बीच एक इंसान जो चट्टान की तरह खड़ी रही, वो थी जेसिका की बहन सबरीना लाल। उनकी अथक लड़ाई ने इस केस की आग को कभी बुझने नहीं दिया। और इस जन आक्रोश का असर भी हुआ। इस बेमिसाल पब्लिक प्रेशर और मीडिया की लगातार कवरेज ने आखिरकार न्यायपालिका के बंद दरवाजों को खटखटा ही दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। कोर्ट ने सीधा पुलिस को नोटिस जारी किया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने हाई कोर्ट में रिहाई के खिलाफ अपील फाइल कर दी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां सड़कों पर उतरी जनता की आवाज ने एक सोए हुए सिस्टम को झकझोर कर जगा दिया था। लेकिन इस मोड़ पर आकर हम सबको रुककर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछना चाहिए। क्या ताकतवर लोग जिनके पास पैसा है, पॉलिटिक्स है, क्या वो हमेशा ऐसे ही कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे? क्या इस देश में आम आदमी और रसूखदार लोगों के लिए न्याय के तराजू अलग अलग हैं? ये सवाल सिर्फ जेसिका के परिवार का नहीं था, ये उस वक्त न्यूज़ टीवी देख रहे हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में गूंज रहा था। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त और तेज रास्ता चुना। इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया। लगातार 25 दिनों तक हर रोज हियरिंग हुई। इस बार अदालत ने सिर्फ उन मुकरे हुए गवाहों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बहुत ही बारीकी से एक-एक कड़ी जोड़कर जांच की। अदालत की इसी सख्ती ने उस ट्रायल कोर्ट के उस फेलियर को सुधारने का काम किया। अब जरा इसे एक लॉ स्टूडेंट या लॉ प्रोफेसर के नजरिए से समझिए कि दोनों अदालतों के अप्रोच में इतना फर्क क्यों था। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये देखा कि गवाह मुकर गए और हथियार नहीं मिला तो केस खत्म। लेकिन हाई कोर्ट की सोच बिल्कुल अलग थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर चश्मदीद गवाह पलट भी जाता है तो भी घटना की बाकी कड़ियां देखिए। आरोपी का घटनास्थल पर होना, वहां से भाग जाना, अपनी गाड़ी को लावारिस छोड़ देना, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जुर्म साबित करने के लिए काफी हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने बीना रमानी की गवाही को बिल्कुल लीगल और मजबूत माना। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि घटना के बाद मनु शर्मा का जो बर्ताव था, उसका वहां से भागना और सबूत मिटाने की कोशिश करना, ये सब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी बिना किसी शक के उसका जुर्म साबित करते हैं। और फाइनली 20 दिसंबर 2006 को वो दिन आया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। मनु शर्मा को मर्डर का दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसा लगा जैसे न्याय की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी आखिरकार खुल गई हो। हालांकि कानूनी लड़ाई यहां भी खत्म नहीं हुई थी। बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि भाई, मनु शर्मा तो मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ है। लेकिन 2010 में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी पक्की मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, मीडिया का बहुत शोर था, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट पूरी तरह से ठोस सबूतों, वैलिड गवाहों और आरोपी के अपने आचरण पर बेस था। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मीडिया ट्रायल की दुहाई देकर आप पक्के सबूतों को झुठला नहीं सकते। अब अगर हम इस पूरे केस स्टडी से कुछ लीगल लेसन्स निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? पहला, परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर सही से जोड़े जाएं तो वो किसी भी चश्मदीद गवाह से ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरा, अगर कुछ गवाह होस्टाइल हो भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि केस वहीं खत्म हो गया। तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, हमारे देश में गवाहों की सुरक्षा यानी विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम का होना कितना क्रिटिकल है। और आखिरी, हमारी एपेलेट कोर्ट्स के पास ये पूरी पावर है कि वो ट्रायल कोर्ट की गलतियों को सुधारकर न्याय सुनिश्चित कर सकें। वक्त के साथ इस कहानी के आखिरी पन्ने भी लिखे गए। 2011 में सिस्टम ने उन गवाहों पर परजुरी यानी कोर्ट में झूठी गवाही देने के सीरियस चार्जेस लगाए जिन्होंने पैसे या डर के मारे झूठ बोला था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था।
इसके बाद कई सालों तक जेल में सजा काटने के बाद साल 2020 में मनु शर्मा को उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। जेसिका की बहन सबरीना लाल ने भी उस वक्त यही कहा था कि उनके मन में अब कोई कड़वाहट नहीं बची है क्योंकि उन्हें न्याय मिल चुका है। तो इस पूरी जर्नी से हमने क्या सीखा? एक समाज के रूप में ये केस जुडिशियल और मीडिया एक्टिविज्म का एक मास्टर क्लास है। ये केस हमें ये तसल्ली देता है कि जब सिस्टम लड़खड़ाता है तब अगर आम जनता सचेत हो, सच के लिए आवाज उठाए, तो कोई भी क्रिमिनल, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। मीडिया, पब्लिक और एक मजबूत कोर्ट जब एक साथ आते हैं तो इंसाफ को होना ही पड़ता है। इस केस स्टडी को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि सच्चा न्याय सिर्फ कुछ वकीलों, फाइलों और कोर्टरूम की 4 दीवारों के अंदर ही मिलता है, या फिर इसे जिंदा रखने के लिए पूरे समाज की लगातार निगरानी और हिम्मत की जरूरत होती है? मनु शर्मा और जेसिका लाल का ये केस हमें हमेशा याद दिलाएगा कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें प्लेट में सजकर मिलेगी, इसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?